आपकी सीसैट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है सीसैट में। सो लेट अस बिगिन। सीसैट के सिलेबस को हम ब्रॉडली 3 एरियाज में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होता है मैथ्स, उसके बाद होता है रीजनिंग और उसके बाद हम देखते हैं इंग्लिश। तो इन तीनों एरियाज के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी, उन्हें देखते हैं हम वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में आपको क्या करना है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द वीक एरिया, कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो वीक लगते हैं। जैसे कुछ टॉपिक्स हो गए क्लॉक एंड कैलेंडर, जिनकी मैंने लिस्ट बनाई है। उसके बाद आता है एचसीएफ एंड एलसीएम, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एंड एट लास्ट वी हैव स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें आता है बोट, ट्रेन और स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस जो आते हैं। तो इन एरियाज को देख लीजिए, अगर इनमें से कोई आपका वीक है तो इसे प्रैक्टिस करके जाइए बिफोर द एग्जामिनेशन। अब मैथ्स के लिए कुछ टिप्स जो मैं देना चाहूंगा वो ये है। पहला है कि एट मैक्स आप क्या कीजिए, या तो 2.5 मिनट्स के लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए या उसे 2.5 अटेम्प्ट कीजिए। 2.5 से मेरा मतलब ये कि आपने दूसरा अटेम्प्ट कर लिया और जब आप उसे वापस दूसरे अटेम्प्ट के बाद वापस करने की कोशिश कर रहे हो तब आपको समझ आ जाएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अगर आपसे नहीं बन रहा है उस समय भी तो प्लीज लीव दैट क्वेश्चन, आगे बढ़िए। बहुत सारे और क्वेश्चन है, ईगो पे मत लीजिए। खास करके मैथ्स क्वेश्चन में बहुत ज्यादा होता है कैंडिडेट्स के साथ, मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन में, तो इसे मत कीजिएगा। देन वी हैव, इफ यू आर नॉट गुड एट मेंटल मैथ देन जस्ट डोंट डू इट। ठीक है, आपको अगर 2 + 2 = 4 होता है, नहीं लिखते आ रहा है, इसे लिख के कीजिए। मन में नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप बेसिक डिवीजन करते हो, ओके, जैसे केजी क्लास के बच्चे करते हैं 123 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, तो ऐसे कीजिए। अगर नहीं हो रहा मेंटल मैथ तो कोई दिक्कत नहीं, पर आंसर गलत मत लाइएगा इसके चक्कर में। फिर एट लास्ट वी हैव, ट्राई टू मेक द लिस्ट ऑफ ऑल फॉर्मूलाज व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द टॉपिक। जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्या फॉर्मूलाज होते हैं, क्लॉक के, वर्क टाइम के क्या फॉर्मूलाज होते हैं, तो आपको रिवाइज करने में ताकि इजी हो जाए। खास करके जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं तो थोड़ा फॉर्मूला का लिस्ट बना लीजिए सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू। फिर हम रीजनिंग पे आते हैं। तो रीजनिंग में भी कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, उसके बाद आता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे, फिर आता है वेन डायग्राम, फिर मिरर एंड वाटर इमेज, देन वी हैव क्यूब्स एंड डाइस, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, एंड एट लास्ट वी हैव स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो इन एरियाज को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा रीजनिंग में भी। अगर इसमें से भी किसी एरिया में दिक्कत है तो प्लीज इसकी तैयारी कर लीजिए, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चंस ढूंढ लीजिए इंटरनेट पे। इसके लिए जो टिप्स मैं देना चाहूंगा रीजनिंग में वो ये है कि विजुअलाइज कीजिए। ठीक है, नो मार्क्स फॉर ब्यूटीफुल कॉपी। तो आप क्या कीजिए, अगर वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे गोले बना सकते हो अपने पेपर में, तो विजुअलाइज करके कीजिए, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन जब आप डब्बे या गोले बनाते हो तो काफी इजिली सॉल्व हो जाते हैं। देन वी हैव आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग एरिया। ठीक है, अब रीजनिंग में जनरली 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, या तो एक बड़ा पैसेज आएगा विथ 3 क्वेश्चंस जिसमें रिस्क ज्यादा रहेगा पर रिवॉर्ड ज्यादा होगा। अगर आपने एक बार में उसे सॉल्व कर लिया तो आपके 3 क्वेश्चन सही हो जाते हैं जनरली। या फिर स्मॉल पैसेज आते हैं जिनमें एक क्वेश्चन होता है तो इसमें लेस रिस्क होता है बट लेस रिवॉर्ड भी होता है। तो आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप वो बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं जिसमें आपका टाइम लग सकता है और गलतियां ज्यादा हो सकती है, या आप छोटे क्वेश्चन से खुश हैं जिसमें आपकी कम गलतियां होंगी पर यह है कि चांसेस है कि वो सही हो जाएगा। तो आप इनमें से कौन सा प्रेफर करते हैं, इसे आइडेंटिफाई कर लीजिए। लेस रिस्क विद लेस रिवॉर्ड या मोर रिस्क विद मोर रिवॉर्ड, हर की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है। फिर हम लिखते हैं पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। काफी सारे क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि आपको बस x की वैल्यू अगर आप डाल के देख लोगे ना, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है जनरल स्टेटमेंट, x की वैल्यू y की है n की, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपको सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो जस्ट पुट द वैल्यू एंड ट्राई टू गेट द रिजल्ट, उससे भी आ जाता है कभी कभी आंसर। फिर वी हैव एट लास्ट, वही बोलूंगा, डोंट टेक एनीथिंग ऑन ईगो, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन, देयर आर 79 अदर्स आल्सो। अगर नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ईगो पे ले लोगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि प्रेशर काफी ज्यादा होता है, टाइम कितना जल्दी से निकलता है पता नहीं चलेगा नहीं तो। फिर इंग्लिश पे आते हैं। तो इंग्लिश के लिए एक ही टिप है, अगर पैसेज छोटा है, मान लीजिए जैसे छोटा पैसेज आया, तो आप क्या कीजिए, बस इसे पढ़िए क्वेश्चन को, उसके बाद आप पैसेज को पढ़ना चालू कीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पूछा है क्वेश्चन ने और फिर आप पैसेज पढ़िए। क्योंकि जनरली कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि पहले पैसेज पढ़ने लग जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि अरे यार ये पूछा है तो इसे वापस फिर आप पैसेज में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये जो क्वेश्चन है उसे पहले पढ़िए, उसके बाद आप पैसेज पढ़िए। पर ये जब पैसेज छोटा है, जैसे इस केस में भी पैसेज छोटा है, तो आप ये पढ़ सकते हो, उसके बाद आप इसे पढ़िए। बस इतना जो स्टेटमेंट है ऊपर क्वेश्चन का, इसे पढ़ लीजिए, फिर पैसेज पढ़ना चालू कीजिए। तो आपको एक अच्छा आइडिया पहले से रहेगा कि आपको क्या ढूंढना है। बट अगर पैसेज लंबा है, जैसे मान लीजिए इतना लंबा पैसेज आ गया सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए इतना, तो इसमें जो स्ट्रैटेजी मैं यूज करता था वो ये है, मैं ये करता था, क्वेश्चन पढ़ता था और फिर ये स्टेटमेंट्स पढ़ लेता था मैं। जनरली क्या होता है यूपीएससी के पेपर में, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये जनरली ऑर्डर में ही दिए होते हैं। अगर ये यहाँ सिंथेटिक पेस्टिसाइड लिखा है तो सिंथेटिक पेस्टिसाइड जो है वो टॉप पे होगा यहाँ पे, उसके बाद होगा एम्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसके बाद कहीं ना कहीं लिखा होगा पूरे इसमें पैराग्राफ में, और उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट होता है जो आपको मिलता है पैराग्राफ में। तो जनरली जो यूपीएससी ये स्टेटमेंट्स देता है ना,
ये भी पैराग्राफ के ऑर्डर में ही देता है ये स्टेटमेंट्स भी। तो मैं क्या करता था कि पहले क्वेश्चन पढ़ता था, फिर इन स्टेटमेंट्स को पढ़ता था और ये स्टेटमेंट्स कहाँ पे हैं इस पैराग्राफ में उन्हें सर्च करता था, रादर देन रीडिंग द होल पैराग्राफ। क्योंकि इससे आपका काफी टाइम वेस्ट हो रहा है। इतना बड़ा पैसेज आप पढ़ रहे हो, इतना बड़ा पैराग्राफ आप पढ़ रहे हो सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए, तो सेंस नहीं बनता। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि इंग्लिश में आप कम से कम क्वेश्चन तो पहले पढ़िए, ये स्टेटमेंट तो पढ़िए ही, उसके बाद पैसेज पढ़िएगा। और अगर बड़ा पैसेज आता है तो स्टेटमेंट्स भी पढ़िए, पूरे जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनको भी पढ़िए। सो जनरल मिस्टेक्स डन बाय कैंडिडेट, क्या जनरल मिस्टेक करते हैं कैंडिडेट यूपीएससी के सीसैट में, वो ये है कि नॉट स्टडिंग, जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाते हैं। जो उनका वीक एरिया उसे आइडेंटिफाई नहीं करते हैं और उसे पढ़ते नहीं है जनरली। तब होता क्या है कि अगर मान लीजिए क्लॉक का क्वेश्चन इस साल नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर भी नहीं होगा, कैलेंडर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, टाइम एंड वर्क नहीं आता है तो नहीं आएगा। और फिर होता है कि जब एग्जाम में जाते हो तो फ्रीक आउट कर जाते हो कि यार मुझे ये एरिया पढ़ लेना चाहिए था बट मैं पढ़ के नहीं आया, और फिर आपके ऊपर एक नेगेटिव मतलब कि इफेक्ट आने लगता है एग्जाम में, आप डीमोटिवेट होने लगते हो एक के बाद एक क्वेश्चन जब आपके नहीं बनते हैं। फिर होता है कि नो कॉन्क्रीट प्लान फॉर सीसेट, तो एक थोड़ा कॉन्क्रीट प्लान एग्जिस्ट करना चाहिए सीसेट के लिए भी कि हम कैसे टैकल करेंगे उस पेपर को, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। ओनली अ स्ट्रैटेजी फॉर जीएस एग्जिस्ट करती है, जो कि गलत है। सीसेट के लिए भी एक छोटी मोटी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, दो इतनी डिटेल नहीं पर ऐसी तो होनी चाहिए कि वो आपको पास करा दे मिनिमम। उसके बाद गेटिंग ईगो इन्वॉल्व इन पेपर, ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो कैंडिडेट्स करते हैं स्पेशली इन मैथ्स क्वेश्चन, करते जाते हैं हो जाएगा करके कि मैं तो इंजीनियर हूं, ठीक है मेरे को तो मैथ्स आता है। तो ये मत कीजिएगा, नहीं होता तो बहुत सारे और क्वेश्चन है उन्हें स्किप कर दीजिए प्लीज। गोल्डन एडवाइसेस पे आते हैं। सो ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 45 to 50 क्वेश्चंस ओवरऑल टू क्लियर द कट ऑफ सेफली। इतने तो करना ही चाहिए आपको। जैसे जीएस में भी बोला जाता है कि भाई 80 क्वेश्चंस करके आइए मिनिमम, वैसे इसमें भी 45 to 50 तो करके आइए सो दैट यू कैन बी श्योर। डू नॉट ट्राई टू फिल ओएमआर ऑल इन वन गो, फिल इट इन इंटरवल्स। वैसे ही ओएमआर को आप क्या कीजिए, एक बार में मत भरिएगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है गलतियां हो सकती है। तो ट्राई टू फिल इट इन इंटरवल्स। ओके, डिवाइड द पेपर इन 2 पार्ट्स, पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। मैथ एंड रीजनिंग को एक पार्ट कर लीजिए और इंग्लिश को एक पार्ट कर लीजिए। एंड ट्राई टू गिव इक्वल वेट टू ईच पार्ट, कि 1 घंटा मैथ्स कीजिए और 1 घंटा रीजनिंग कीजिए। ओएमआर टू बी फिल्ड एट 110, जैसे मैं बोल रहा था कि इंटरवल के बाद भर लिए, तो 1 घंटा 10 मिनट के बाद प्लीज एक बार ओएमआर भर लीजिए। जब आपका एक सेक्शन खत्म हो जाएगा पहला वाला, तो उसके बाद आप ओएमआर भर लीजिए, फिर दूसरे सेक्शन पे जाइए। तो आपको क्या है कि थोड़ा एक वो रहेगा, शांति भी रहेगी मन में कि आपने ओएमआर भर लिया और जल्दबाजी में गलती नहीं करोगे। विच एवर सेक्शन यू आर डूइंग, ओके मूव टू नेक्स्ट सेक्शन नाउ। जब 1 घंटा 10 मिनट हो जाता है तो प्लीज सेक्शन चेंज कर लीजिए, या तो मैथ्स एंड रीजनिंग पे तो इंग्लिश पे चले जाइए, या इंग्लिश पे तो मैथ्स एंड रीजनिंग पे चले जाइए। माय एडवाइस वुड बी टू गो विद मैथ फर्स्ट एज ब्रेन इज फ्रेश एंड यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स इन टाइम प्रेशर। क्योंकि शुरू में मैथ्स करोगे तो ब्रेन थोड़ा फ्रेश रहेगा और टाइम का प्रेशर भी नहीं रहता है। बाद में करोगे तो टाइम प्रेशर में और थोड़ा थक जाता है ब्रेन, तो गलतियां करने के चांसेस ज्यादा होते हैं मैथ्स वाले में। बट इट इज स्टिल अप टू यू कि आप कौन सा पहला करना चाहते हैं। Even if you have maths engineering background, it should not be taken for granted. It has to be practiced as the paper is getting tough since last 2-3 years. और ये यूपीएससी का रिवेंज बन गया है, वो कैंडिडेट्स को अब सीसैट में फेल करने लग गया है। तो प्लीज आप अगर इंजीनियर भी हैं तो थोड़ा सा सीसैट देख के जाइए। दिस वुड बी माय एडवाइस। ओके गाइस, so thank you for this lecture and I wish you a very best for your exam.